गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, मुल्की सियासी मंजरनामे पर एतमाद और अदम एतमाद की बातें चल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कह दिया है कि छुपकर पार्टी से बगावत करने वाले अगर सामने आकर अदम एतमाद का इजहार कर दें तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। हुकूमत के लिए ये सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करने वाली है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली के बॉयकॉट का भी फैसला कर लिया है। इसके बाद बिलावल भुट्टो के उस बयान का जिक्र जिसमें उन्होंने इशारतन पंजाब को हदफ बनाने का कह दिया। अल्फाज कुछ यूं थे कि अब पंजाब को बचाने का वक्त आ गया है। वफाक में बाजी मारने वाली PDM अब उस्मान बुज़दार हुकूमत के दर पे है। और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे वज़ीर आज़म के और इलेक्शन कमीशन के शिकवा जवाब शिकवा की। बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अमीर अब्बास, नसीम सिद्दीकी और इब्राहिम राजा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। उन्होंने ऐवान से एतमाद के लिए कुल अरकान के निस्फ़ यानी 172 का एतमाद हासिल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ये साबित ना कर सके तो वो असम्बली से अपना एतमाद खो देंगे। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने आज इत्तेहादियों से सारा दिन मुलाकातें भी की हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि कौमी असम्बली से एतमाद का वोट मुल्क में हुकूमत के लिए कैसी सूरत हाल बनने जा रही है। नासिर बेग चुगताई साहब, क्या वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे कौमी असम्बली से? देखिए, बिल्कुल हासिल कर पाएंगे वो, और अब तो बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि वो शुक्र अदा करें आइन साजों का, उन लोगों का जिन्होंने 226 लिखा, उन ऑथर्स का, कि उन्होंने लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला के सिवा तमाम वोट खुफिया होगा। प्राइम मिनिस्टर का खुफिया नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर का खुफिया नहीं होगा। मतलब आपको ओपन बैलेट करना पड़ेगा। यहाँ ओपन बैलेट आ जाता है, और ओपन बैलेट के साथ एक और मसला भी है कि अगर आपने ओपन बैलेट में वोट नहीं दिया अपनी पार्टी को, चीफ विप को, आपने विप को अप्लाई नहीं किया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपका जो उम्मीदवार है, जो आपका पार्टी प्रेसिडेंट है या जो भी है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक ख़त लिखेगा कि इसने गद्दारी की है, बेवफाई की है, ये दगाबाज है, गाना गाता हुआ, और उसके बाद फिर वो जाएगा इलेक्शन कमीशन को और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लॉज वाज़ेह है, क्लियर क्लॉज है कि जिसने वोट नहीं दिया वो डिस्क्वालीफाई, और ये ओपन होगा। इसमें वॉइस वोट भी हो सकता है, इसमें हेड काउंट भी हो सकता है, और इसमें डिवीजन भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये इसकी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इख्तलाफ नहीं जाएगी, उसे वोट नहीं देना है तो पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, तो आइज़ हैबिट हो जाएगा। जब आइज़ हैबिट होगा तो मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में आपको खबर मिल जाएगी उसके बाद हफ्ते को कि जी मामला तय पा गया है। तो मुझे तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो उन 16 लोगों से भी वोट मांगेंगे जिन्होंने बेवफाई की, जिन्होंने साथ छोड़ा बुरे वक्त पे? क्योंकि अभी जो बता रहे थे फवाद चौधरी साहब, वो करें 179 होंगे, तो 179 में तो 16 भी शामिल हैं। तो ये एक ज़रा देखना पड़ेगा अखलाकी मसला। लेकिन मैं आइन लिखने वालों को वाकई सलाम करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या ऑप्शन सामने रखे थे। ठीक है जनरल साहब, लोगों का आम तौर पर ख्याल ये है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल नो बॉल्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इस्लामाबाद में इलेक्शन हुआ, इसमें फौजी अरशद के लिए 174 वोट आए और दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी के लिए 164 आए। अब हम 164 वाले को 169 उनके आए, इनके कैंडिडेट को 164 थे। अब 164 को तो हम समझते हैं कि जनाब वो नो कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन जो 174 है उसके लिए क्या कहें। अब चीज ये है कि एक तो ये डायकॉटमी मौजूद ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, हम ये सिर्फ कहते हैं कि जनाब लोग बिक गए, खा गए, एक ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये भी हो सकती है, अगर दोनों कैंडिडेट्स को कंपेयर किया जाए तो हो सकता है कि बाद लोगों ने ये समझा हो कि हमें हफीज शेख कबूल नहीं है। फौजी अरशद तो कबूल है, लेकिन हफीज शेख कबूल नहीं है, क्योंकि उसके इख्तलाफात भी मौजूद थे वहां। अगर ये सूरत हाल हो तो उसमें आप ये देखेंगे कि इमरान खान के ऊपर तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आप जिसको टिकट देके फील्ड करने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो आदमी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं। आप सोचते हैं कि ये आदमी वो डिलीवर नहीं कर सकता जिस तरह के हमें चाहिए, तो आपने नहीं दिया वोट उसको। तो उस सूरत में अगर इमरान खान जाके वोट मांगता है तो हो सकता है उसको 174 वोट मिल जाए।
जो कि फौजी अरशद को मिली। अब कल जब जाएं, अगर बाकी लोग जो हैं वो उसको बाइकआउट भी करते हैं ऑपोजिशन वाले, लेकिन अगर वहां पे 174 या 174 से ज्यादा लोग मौजूद हैं वहां पे और वो कॉन्फिडेंस देते हैं तो आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। सो ये चीज मेरा ख्याल है कि अब एक क्रिस्टलाइज होती नजर आ रही है, जहां पे चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। सिर्फ यही कहना कि वाकई लोगों ने पैसे खा लिए या कर लिए, कुछ तो शायद गलती जैसे शहरियार आफरीदी ने की है वो भी हो सकती है, कोई बिका भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारा ये भी हो सकता है कि चंद लोगों ने ये महसूस किया हो कि ये कैंडिडेट इन्होंने ठीक नहीं दिया। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मेरा अपना अंदाजा है कि ये कामयाब हो जाएगा और इसमें ऑपोजिशन का बाइकआउट जो है वो उस लिहाज से कोई बहुत मायने नहीं रखेगा। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ, जैसे भी जनरल साहब ने निशानदही की कि जो कैंडिडेट थे, क्या मुमकिन तौर पर गलत कैंडिडेट का चुनाव भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उनको कम वोट मिले हफीज़ शेख को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सलमा, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बात यह है कि जब कोई इलेक्टेड मेंबर होता है, कोई मिनिस्टर बनता है, तो कम से कम वो 15 से 16 MNS की टेक केयर करता है। उसको ग्राउंड लेवल की सियासत का पता होता है, उसे पता होता है कि वो किस तरह इलेक्ट होकर आया है, किस तरह उसने अपने हल्के वालों को खुश रखना है और किस तरह उसके आसपास जो MNS हैं उनको भी खुश रखना होता है। क्योंकि हफीज़ शेख साहब एक नॉन इलेक्टेड मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है उनके पास, वो लोगों से मिलते ही नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे बिल्कुल अपना एक माइंड एक तरफ रख लें कि लोग ज़मीर के हिसाब से वोट देते हैं, मैंने अपनी आंखों से कोई बिकता हुआ नहीं देखा, मैं उस तरफ जाता ही नहीं। मैं यही कहता हूँ कि जब आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि आपने खुफिया वोट डालना है और अपनी मर्जी से डालना है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से वोट डाला। उन्होंने फौजिया अरशद को 174 वोट डाले। उनका एतमाद था, उनको था कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको सही टिकट दी है, जबकि दूसरी तरफ उनका ख्याल था कि हफीज़ शेख साहब सही कैंडिडेट नहीं है। और दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी, PDM ने बड़ी अच्छी हिकमतें खेली, उन्होंने बड़ा हैवी वेट कैंडिडेट लेके आए थे, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़े नरम गुफ्तगू करते हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लोगों को फ़ायदे पहुँचा चुके हैं, उसके बाद स्पीकर रह चुके हैं, तो इनकी एक अपनी अपीयरेंस थी। तो लोगों से जब उन्होंने जाके वोट मांगा, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मेंबर्स के पास गए हैं। हफीज़ शेख को तो मैंने किसी के पास जाते नहीं देखा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही MNS के साथ मीटिंग करते रहे। तो पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट गेम बॉल, ये क्रिकेट हॉकी नहीं है, इसमें आपको सियासी बसात बिछानी पड़ती है। और PDM ने, जरदारी साहब ने बड़ी जो है ज़बरदस्त किस्म की सियासी बसात बिछाई और उन्होंने जीत के भी दिखाया। तो ये लम्हा फ़िक्रिया था गवर्नमेंट के लिए, PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और जो उन्होंने ये फैसला किया है एतमाद का वोट लेने का, ये भी एक दलेराना फैसला है उनका कि ठीक है, अगर मेरे पे एतमाद नहीं है तो आप मुझे वोट ना दें। तो कल ये साबित हो जाएगा, जिस तरह NBC ने बिल्कुल सही कहा कि वोट लाजमी देना पड़ता है, लेकिन लाजमी आना नहीं पड़ता। अगर आपको इमरान खान साहब पसंद नहीं है और आप घर बैठे रहे, आप वोट डालने ना आए, तो फिर इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठा सकता। तो अगर इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि वो 180-81 वोट ले जाएंगे जो उन्होंने पहले भी लिए थे, जो उनकी स्ट्रेंथ है PTI को और उनके इत्यादियों को मिला के। तो ये एक खुशाइन चीज़ होगी, सियासत में इसी तरह होता है। लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो क्या बात है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, आप आएँ असेंबली के अंदर, जमहूरियत का हुस्न है, एक चीज़ हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। अब आप कहाँ भाग रहे हैं? इनको भागना नहीं चाहिए, इनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ओपोजिशन को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इब्राहिम साहब, अभी इत्तेहादियों का जिक्र किया नसीम साहब ने। इत्तेहादी जो ओपोजिशन के थे वो तो उनके साथ हैं, ओपोजिशन इस वक्त हमें एक पेज पर मुत्तहिद नजर आती है, लेकिन गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी थे वो सामने तो कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन MQM ने मुतालबा किया है कि अगर फ़ारूक नसीम को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाए तो हम साथ देंगे। क्या हुकूमत अकेली होने जा रही है? क्या गवर्नमेंट को मतलूबा वोट नहीं मिल सकेंगे? यहाँ से भी लोग भाग जाएंगे उनके? देखें, तहरीक इंसाफ का जो अपना फिगर है कौमी असम्बली में, वो तो है 157, 157 उनके अपने अरकान हैं, 22 उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें काफ लीग भी शामिल है, MQM शामिल है, GDA शामिल है, 22 अरकान ये हैं। ये 179 और 2 आज़ाद अरकान को इन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है असलम भूतानी समेत, तो 181 का इनका फिगर है, कुल बनता है। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात पर मैं यकीन करूं या जनरल साहब की बात पे यकीन करूं या नसीम साहब की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो उस बात से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं जो जनरल साहब कर रहे हैं या नसीम साहब कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं जनरल साहब और नसीम साहब कि वो कैंडिडेट का इंतखाब ठीक नहीं था, लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिए, वरना कैंडिडेट का इंतखाब ठीक होता तो शायद जो है वो बाजी ना पलटती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कह रहे हैं?
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे 16 अरकान बिके, और कोई निजी महफिल में उन्होंने बात नहीं की, ना कोई जराए से कोई लीक हुई खबर 16, ना कोई जराए से खबर आई। वो कह रहे हैं ये अरकान हमारे बिके, कौम से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा। तो अब वो जो बिकाऊ माल है जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, अब उसी बिकाऊ माल के सींगों पर, उन 16 ज़मीर फरोशों के सींगों पर ये हुकूमत जो है वो खड़ी रहेगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी देर खड़ी रह सकती है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि एतमाद का वोट तो ज़ाहिर है कि वो ले लेंगे, पीडीएम जो है वो बाइकआउट करेगी, और वो 16 अरकान जिनको टीवी के ऊपर आके ह्यूमिलिएट किया, उनके बारे में कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि ये इन्होंने अपना ज़मीर बेचा, अब वही 16 अरकान यहाँ पे वोट देंगे। लेकिन जब इस तरह से एक दफ़ा ये अलामती जो नो कॉन्फिडेंस हो गया है, तो उसके बाद आप ये समझ लें कि किसी भी हुकूमत की, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नहीं, किसी भी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और अभी ये जो शेख रशीद साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान के ये जो बयानात आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके बाद 3 महीने के लिए महफूज हो जाएंगे, 6 महीने के लिए तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, तो क्या किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है कि जिसमें इस तरह की बातें हो रही हों कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 3 महीने के लिए महफूज हो गया है, 6 महीने के लिए महफूज हो गया है? फिर आपको पता है कि एक लॉन्ग मार्च भी जो है वो अपोजिशन ने प्लान किया हुआ है। अब ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद तो कुछ माह के लिए टल जाएगी, लेकिन ये लॉन्ग मार्च तो नहीं टलेगा, उसके अंदर एक और यहाँ पे सीन क्रिएट होगा। फिर एक और बात आप देखें कि अपोजिशन के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, बार बार आता है कि वो इदारों को घसीटते हैं इसके अंदर। अब ये जो मुलाकात हुई हमारी अस्करी क़यादत की, वो सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर हुई होगी, बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के फ़ौरन बाद, वेरी नेक्स्ट डे। लेकिन आपको पता है कि जब प्रेस रिलीज आती है इस तरह की मुलाकातों की, तो वो दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट होता है कि अच्छा ये इसमें वर्ड होंगे। कोई प्रेस रिलीज जो है वो ना ISPR की तरफ से आई, ना PM ऑफिस की तरफ से आई, लेकिन ये खबर जानबूझकर निकाली गई। और ये कहां से निकाली गई? मुझे पता है कि ये ISPR से या जो हमारी स्टैब्लिश वहां से नहीं निकाली गई, यहां से निकाली गई। और उसका नतीजा क्या निकला? मरियम नवाज को मौका मिल गया हमारे जो इदारों के सरबराहान हैं उनके ऊपर बात करने के लिए, और निकाली इसलिए गई ताकि अरकान को ये मैसेज दे कि भाई अभी भी हमारे साथ खड़े हुए इदारे, तो आप मेहरबानी करके हमें वोट दीजिएगा। तो ये पूरी सियासत चल रही है। इस तरह से अगले 2.5 साल में मुल्क कहां जा सकता है, इसका अब अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यानी जो लोग बिक चुके हैं उनसे वोट लेना भी मुनासिब बात नहीं है, आपके कहने का ये मतलब था। ठीक है, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। जी जन साहब, आप ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं अमीर साहब की जानिब चाहती हूँ। इब्राहिम, राय साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वो वाकई सारे जमीर के मुताबिक देखेंगे। मैंने कहा अगर पॉसिबल, क्योंकि 174 वाली बात आ गई ना एक तरफ, तो उधर तो कॉन्फिडेंस दिया, तो मैंने कहा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनको कैंडिडेट बाद लोगों को पसंद ना हो, लेकिन बेके भी हो सकते हैं। दोनों चीजें में बहुत सारी वजह से वो बिक गए हो जी। बिकने की वजह तो कोई भी हो सकती है, टिकट भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, और कुछ वोट तो उनके वेस्ट भी वीडियो एविडेंस सामने आ गया है उसका, वो सबको पता है कि वो बिके हैं, वो टेक्निकल तरीके से वोट जाया हुए हैं, वो तो उसका वीडियो एविडेंस भी सामने आ गया हुआ है। ठीक, ऐसा हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं एविडेंस सामने आया है, लेकिन इंडिविजुअल्स तो आइडेंटिफाई नहीं हुए। मुमकिनात में बहुत कुछ शामिल है। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, जाहिर है उनके पास इंटेलिजेंस अपने जराए हैं। ISI भी जाहिर है कि वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसके लिए इंटेलिजेंस शवाहिद इकट्ठे कर सकती है, IB भी कर सकती है। तो उन्होंने अगर कौम से खिताब करते हुए ये कहा है कि हमारे अरकान बिके, तो उसका मतलब है उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जल साहब ने मुमकिनात की बात की, जो उन्होंने बात की है वो इलेक्शन कमीशन से शिकवा किया है कि अगर आपने प्रिवेंट करने की कोशिश की होती तो ये चीज ना होती, या कम से कम बिकने का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। सर शिकवा नहीं किया जनरल साहब, सर बिकने का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने अपने शिकवा खिताब नहीं में। किया उन्होंने कंडेम किया है इलेक्शन कमीशन को, खास तौर पे कहा। आप खुल के बात कर लेना, इलेक्शन कमीशन को कंडेम किया उन्होंने, बार कोड रखे होते। इलेक्शन कमीशन के बारे में इल्जामात जो लगाए गए उसका जवाब भी आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में दे दिया। जनरल साहब, आपका पॉइंट भी ऐड हो गया। मैं अमीर साहब की जानिब जाऊंगी। अमीर अब्बास साहब, कल अदम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से। मुल्क में हुकूमत के लिए कैसी सूरत हाल पैदा होने वाली है आपके ख्याल में? हाँ, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म का ये फैसला सिवाय डैमेज कंट्रोल के और कुछ नहीं, क्योंकि एक तो ये गैर मुतवक्के फैसला था वज़ीर आज़म का। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के 2 घंटे के अंदर अंदर कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वज़ीर आज़म ये फैसला करेंगे। जितने भी सियासी ज़ुकरात और बुकरात हैं, वो कोई सोच रहा था कि शायद वज़ीर आज़म कहीं गुस्से में आके असम्बली तहलील करने की तरफ में चले जाएं या कोई और एक्सट्रीम फैसला करें, लेकिन उन्होंने ये जो फैसला किया ये इंतहाई गैर मुतवक्के फैसला था। और ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, जो उनकी साख डैमेज हुई है
इस्लामाबाद जिस कौमी असम्बली से वो खुद वज़ीर आज़म है, जिसके बलबूते पर उनकी हुकूमत कायम है, वहां से उनको शिकस्त हो जाना, तो ये जो उनका जो नुकसान हुआ उसको वो अपनी वो साख को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया। देखिए, एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन का और एक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस अवाम का। वज़ीर आज़म यहाँ से तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत वज़ीर आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे चुकी है। वज़ीर आज़म को उसका भी सोचना चाहिए। जो लोग उनके बारे में कह रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर पैदा हो रही है, जो ये फैसल वाडा साहब के मामले से लेकर और ये जो रिसेंटली अभी जो वज़ीर आज़म ने एक और लोगों को जो धचका लगाया है अपने उसूलों के बरखिलाफ जाते हुए, उसका तदारुक कैसे होगा? असल सवाल तो ये है। नासिर चुगताई साहब, आप इसी से मुताल्लिक कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैंने तो पहले कहता है कि वो नहीं जाएंगे, उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें वोट नहीं देना है, वोट उनको लेना है। प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर को वोट लेना है और कम से कम 171 वोट लेने हैं उनको। तो जब वो वोट लेंगे तो फिर वो मुंतखब हो जाएंगे, मुंतखब होकर असम्बली नहीं तोड़ेंगे। वो उनसे कह दिया गया है वो एक नया कायदे अमान फिर मुंतखब होगा, वो बैठेंगे भी नहीं अपोजिशन के अंदर, एक नया कायदे अमान मुंतखब होगा। उनको अपोजिशन असम्बली तोड़नी थी तो 2 साल पहले तोड़ते ताकि उनको फिर बहुत ज़बरदस्त वोट मिल जाते। दूसरी बात ये कि ये जो इजलास है इस पर भी आगे जाकर आईनी मसाइल उठेंगे, क्योंकि इजलास तलब किया गया समरी पे और 91 का जो क्लॉज 7 है वो समरी को कॉल नहीं करता। वो कहता है अगर प्रेसिडेंट मुतमईन हो कि हुकूमत खो चुकी है तो वो खुद तलब करेगा कौमी असम्बली का इजलास इत्तेमाद के वोट के लिए। यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ समरी गई है पहले कि तुम इजलास तलब कर लो। तो ये बड़े इसमें घिचपिच आगे चलने वाला है और अभी इलेक्शन कमीशन की बात बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आज फिर वज़रा ने अटैक किया इलेक्शन कमीशन पर। और अमीर ने बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड पर आएँ, ज़मीन पर आएँ, आके देखें आज क्या भाव है गोश्त का, टिंडे का, तरकारी का, सब्जी का, और मैदान में आकर सूरत हाल का जायजा लें पहले। 1000 रुपये किलो मटर। हाँ, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सब नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। वापस आकर बात करेंगे बिलावल भुट्टो के उस बयान के मुतालिक जिसमें उन्होंने इशारा दिया है कि शायद अब उनका अगला हदफ पंजाब होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद मुसलसल सरगर्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीडीएम अब संजीदगी के साथ फैसले करेगी, पहले पंजाब को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि हर फोरम पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे और इसे एनआरओ नहीं देंगे। हम अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि क्या पीडीएम का अगला हदफ पंजाब हो सकता है? जनरल साहब, क्या बिलावल का इशारा बुज़दार हुकूमत को हटाने की तरफ है? देखिए, बिल्कुल हदफ हो सकता है और ये सिर्फ वो नहीं कि बुज़दार की गवर्नमेंट जाए। एक्चुअली अगर कल को पीपल्स पार्टी ने भी अगर मरकज में हुकूमत करनी है तो पंजाब बहुत अहम है और पंजाब से पीपल्स पार्टी वाइप आउट हुई पड़ी है, इनका बहुत वहां पे नुकसान हुआ है। और सेनेट में जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बड़े सूझबूझ से बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया है, उसमें वो नून लीग को तकरीबन साफ कर गए। और ये वो चीज है जो आपको पंजाब में अगर करेंगे तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे बुज़दार को वो हटवा भी देते हैं, कुछ इस तरह कर देते हैं, तो तब भी अल्टीमेटली कोशिश होगी कि वहां पे वो सीटें लें और ये रुथलेस एक्शन होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि अगले इलेक्शन के लिए वो नून लीग की तरफ को बड़ी रहमदिलाना अपनी सोच रखेंगे। मेरा ख्याल है कि वो अब उनको एक नजर आ गई अपनी स्ट्रेटजी भी और उनको सेनेट में बड़ा अच्छी तरह उनको पदीराई भी मिल गई है। तो मेरा ख्याल है अब वो गेम बदल गई। अब वो पीडीएम एक फसाड रहेगा सामने, उसका बोर्ड पीडीएम ही रहेगा, लेकिन अब पीपल्स पार्टी में लगता है कि वो अपने लिए स्ट्रेंथ मस्टर करना शुरू करेगी, जिससे उसकी अपनी पोजीशन फेडरेशन में फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए आइंदा इलेक्शन में मजबूत। अच्छा नासिर चुगताई साहब, परवेज इलाही साहब का नाम सामने आ रहा है उस्मान बुज़दार की रिप्लेसमेंट के लिए। क्या उस्मान बुज़दार की जगह परवेज इलाही साहब बेहतर चॉइस हो सकते हैं पंजाब के लिए, या इससे पीटीआई गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी पंजाब में?
नहीं, पिटाई गवर्नमेंट तो कमज़ोर पहले ही है पंजाब में। मतलब अगर आप बुजदार साहब के हामियों को काउंट करें तो मैं ख्याल है कम मिलेंगे बहुत आपको। नसीम बता देंगे आपको, राजा को पता होगा, 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा अब बने होंगे। पहले 2-3 भी नहीं थे, पहले तो घर वाले भी उनके हामी नहीं थे, तो अब शायद दूसरे लोग हामी हो गए हों। लेकिन ये कि जनरल साहब सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने, मगर जरदारी साहब ने अपने कार्ड बहुत तरीके से खेले हैं। और ये पूरा प्लान बहुत पहले, जब मरियम इस पर एग्री नहीं हो रही थी, जरदारी साहब ने मनवाया नवाज शरीफ साहब से कि पहले जब चलें। उन्होंने कहा पहले आप फेडरल गवर्नमेंट पे आए। उन्होंने कहा हम आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट पर, इंतखाबात आ रहे हैं सेनेट के, हम बंदा खड़ा कर देते हैं, जितवा देते हैं उसको, फिर आप पंजाब जाएंगे। तो वहाँ एग्री हुआ तो हम पंजाब जाएंगे, और अब उसी एग्रीमेंट के तहत तो पंजाब जाएंगे। वहाँ जिम्मेदारी तहरीक मुस्लिम लीग नून की है कि वो तहरीक दरबात पेश करे और उसे कामयाब बनाए। यहाँ इनकी तो कामयाबी हो गई, इनकी तो बस कामयाबी हो गई कि पीपल्स पार्टी जीत गई, पीटीआई का दूसरा उम्मीदवार जीत गई खातून वो। यहाँ पीटीआई मुस्लिम नून को उस्मान बुजदार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करनी है, और इसके लिए उन्हें बहुत काम करना होगा। इसमें जो गेन होगा वो ज़्यादा पीपल्स पार्टी को होगा। आप जो भी कह लें आप उसको, ज़ाहिर सीटें नहीं मिलेंगी उनको, इंतखाब तो बहुत दूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपर हैंड वहाँ पर रहेगा, और आने वाली सियासत में उसको उसकी से वहाँ पर रहेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि बड़ा दिलचस्प सियासी मुकाबला हो रहा है इस वक्त, और सेनेट में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का मसला भी आ रहा है। फाटा वाले भी आ रहे हैं बनने के लिए डिप्टी चेयरमैन, फ़रोग नसीम भी आ रहे हैं डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए। मेरा ख्याल है फाटा वालों डिप्टी चेयरमैन बन सकते हैं, और पीपल्स पार्टी वाला चेयरमैन बन सकता है। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, ये भी सीक्रेट बैलेट है, अंदर जाए कुछ भी हो सकता है। ये भी सीक्रेट बैलेट है, आपने ठीक कहा, अंदर तो कुछ भी हो सकता है, क्या कहा जा सकता है। अमीर अब्बास साहब, क्या वफाक के बाद अब हम पंजाब का सियासी मंजरनामा भी बदलता हुआ देखेंगे? मुमकिन नहीं है आसानी से पंजाब के अंदर हुकूमत का तख्ता उलटना। एक तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस्मान बुजदार के खिलाफ, वो शो ऑफ हैंड से होगा। शो ऑफ हैंड का मतलब यह है कि हर एमपीए फिर इस बात वो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, क्योंकि फिर उसको अलग ऐलान खुल के सामने आना पड़ेगा ना। वो सीक्रेट बैलेटिंग का चोर रास्ता तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसको खुल के सामने आना पड़ेगा और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन शो करना पड़ेगी कि वो अब इमरान खान के साथ है या नहीं है। दूसरी बात ये, जो आपका सवाल का पहला एक हिस्सा था कि क्या नुकसान तो नहीं पहुंचेगा अगर चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं परवेज इलाही साहब, तो वह जितना नुकसान और बेड़ा गर्क और बर्बादी उस्मान बुजदार कर चुका है पंजाब के अंदर, उससे ज्यादा तो अब कोई भी नहीं कर सकता ना। सही। जो बर्बादी उस्मान बुजदार वसीम अकरम प्लस ने कर दी है, परवेज इलाही 50 साल में भी वो नहीं करेगा जो 2.5 साल में कर दिया है इन मोहतरम ने। मेरी जाती राय ये है कि भले परवेज इलाही अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन वो इतना काम जरूर कर जाएंगे कि वो अपनी पार्टी को भी 2023 में बचा लेंगे और वो इमरान खान की पार्टी को भी पंजाब में 2023 के इलेक्शन में बचा लेंगे। जो काम उस्मान बुजदार कर रहे हैं वो इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई सपोर्ट इमरान खान के साथ ना हुई 2023, तो ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। इनको पता चल जाएगा पंजाब में कि ये कितने पानी में। इन्होंने देख लिया डस्का के अंदर, इन्होंने देख लिया वजीराबाद में, यानी सिटिंग गवर्नमेंट है। सिटिंग गवर्नमेंट हार जाती है इलेक्शन वजीराबाद में और डस्का में, और डस्का में जो इन्होंने वहां पे धुंध खेला है वो एक ऐसा तोमत इनके साथ जुड़ गई है कि जो अगले कई सालों तक, दहाइयों तक इनसे उतरेगी नहीं। लोग उस पर मेम्स बना रहे हैं और लोग उसको अब मुहावरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों करना पड़ा इनको ये सब? इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस वहां पे नहीं है। और इमरान खान साहब एक खुद नुमाई के और खुद सताइशी के जिस महल में वो इस वक्त मकीन है, और जहां उनके कानों को हर वक्त फर्शी सलाम जो है उनकी आवाजें आ रही हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऑन ग्राउंड इस वक्त पंजाब के अंदर लोग किस तरह कोस रहे हैं उनके वसीम अकरम प्लस को। और लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर आप कोई पंजाब के हुजम के मुताबिक और पंजाब के मसाइल के मुताबिक, क्योंकि मसाइल तो सारे के सारे शहबाज शरीफ और माजी के हुक्मरानों के ही पैदा करते हैं पंजाब के अंदर। वो कोई मसले हल नहीं करते थे, ये मसाइल बर्बादी उनकी ही फैलाई हुई है, लेकिन ये कहते थे कि हम उस बर्बादी को ठीक करेंगे, हम उन मसाइल को ठीक करेंगे। इन्होंने उन मसाइल और उस बर्बादी में इजाफा किया है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहा है
कि 2.5 साल से इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए, ये गैर आईनी काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल काम कर रहे हैं। क्या हम इमरान खान से ये तवक्को कर सकते थे? जो इमरान खान हमें 25 साल में जो शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा था, ये तो आइन की पासदारी और आइन की सरबलंदी का नाम लेने वाला इमरान खान था। ये 2.5 साल से अलल ऐलान और सीने पर हाथ मार के लाकानूनियत और गैर आईनी काम कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाया पंजाब के अंदर। तो इसलिए जो परवेज इलाही है वो जरूर थ्रेट देखे, आखिर उसकी अपनी पार्टी है, वो जरूर पॉलिटिकली चैलेंज करेंगे इनको, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, देखिए जब आप इत्तेहादी होते हैं तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके इत्तेहादी भी उसका फल खाएंगे इलेक्शन में, अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका नुकसान आपके इत्तेहादी भी इलेक्शन में उठाएंगे। अगर परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन के अच्छा काम करेगा, परफॉर्म करेगा, तो लामहला तौर पे उसका फायदा पीटीआई उठाएगी इत्तेहादी जमात होने के नाते। तो मेरा ख्याल है इससे पहले कि ऑपोजिशन जो है वो परवेज इलाही को लाके बिठा दे, बेहतर यह है कि इमरान खान खुद अपने वजीर अकरम प्लस को उठा के साइड पर रख दें कुछ देर के लिए, उनको जरा म्यूट कर दें और उनको हाइबरनेशन में भेज दें, और बेहतर यह है कि परवेज इलाही को वो चीफ मिनिस्टर बना दें। ठीक है, परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाना आपके ख्याल में बेहतर होगा इब्राहिम राजा साहब? अच्छा इब्राहिम साहब, अगर पंजाब की सियासत में हम नून लीग का नाम सुनते थे, तो अगर दूसरी कोई पार्टी पंजाब की सियासत को बेहतर तरीके से समझती है तो वो काफ लीग है। अमीर अब्बास साहब ने जिन चीज़ों की निशानदही की, क्या काफ लीग से अगर अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकता है उस्मान बुज़दार की निस्बत? देखें काफ लीग क्या है, काफ लीग असल में तो नून लीग ही थी ना। ये जो चौधरी बरादरान है, आपने जो कहा कि नून लीग बड़ी सियासत को समझती है पंजाब की, तो जाहिर है कि ये नून लीग का हिस्सा थे। और चौधरी परवेज इलाही कितने बड़े सियासी जादूगर हैं उसका आप अंदाज़ा, मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, उससे भी लगा लें कि पीटीआई के एक नाराज रुकन जो हैं पंजाब से ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कुछ कहा कि वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से हमारे कुछ अरकान खुश नहीं हैं और हमारे 14-15 अरकान जो हैं वो और भी साथ हैं जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। अब ख्वाजा दाऊद सुलेमानी को तो कोई नहीं जानता, ना उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी किया, ना कोई मीडिया को स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन काफ लीग का जो ऑफिशियल मीडिया सेल है उसने ये स्टेटमेंट जारी किया और उसमें यानी इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, इमरान खान के, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने मुलाकात की और चौधरी परवेज इलाही को बताया कि 16-17 अरकान और भी हैं जो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं और वो उनके खिलाफ बगावत करना चाहते हैं, ताकि जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाए कि चौधरी परवेज इलाही के पास आकर लोग क्या गिले शिकवे कर रहे हैं। इसी तरह वो जो खुर्रम लगारी वाली बात आई कि जी हमारा 10-12 लोगों का एक ग्रुप है जो कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से और उनके जो फैसले हैं उनसे वो नाला है। अब काफ लीग के पास तुर्क का पत्ता है, हम सबको पता है कि पंजाब में ज़ाहिर है उनकी सीटों की वजह से ही तहरीक इंसाफ की वहाँ पे हुकूमत कायम है, वरना असल में तो PMLN की वहाँ पे ज़्यादा सीटें थी तहरीक इंसाफ से, और काफ लीग करती है इस्टेब्लिशमेंट की सियासत, ये भी सबको पता है। तो परवेज इलाही बहुत अच्छे मुंतजिम रहे, कहा जाता है कि जितने अच्छे मुंतजिम शहबाज शरीफ से उतने अच्छे रहे, बल्कि कुछ हल्के तो कहते हैं कि उनसे भी ज़्यादा अच्छे मुंतजिम थे और वाकई ही बहुत काम हुआ उनके दौर में पंजाब में। तो अगर उनका नाम सामने आता है तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो एक काबिल कबूल उम्मीदवार होंगे। और नून लीग जो है फ़िलहाल यानी पीपल्स पार्टी और ये अपनी PDM को ये दिखाने के लिए और लोगों को कि हमने कोई कामयाबी हासिल किया है, उनके लिए भी वो काबिल कबूल उम्मीदवार होंगे। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटाने का रिस्क लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब सहाफ़ियों को पता है कि ताकतवर हल्के नहीं चाहते थे कि वहाँ पे उस्मान बुज़दार रहें और वो चाहते थे कि PTI के अंदर से ही कोई और कम्पिटेंट जो है शख्स वहाँ पे वज़ीर आला बने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बार बार ये तजवीज़ जो है उसको रद्द किया और उन्होंने उस्मान बुज़दार को, कोई ना कोई वजह तो है, कोई ना कोई ऐसी सॉलिड रीज़न है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कि पूरा मुल्क आपके जो जिनको आप ताकतवर हल्के कहते हैं वो पॉलिटिकल हल्के वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उस्मान बुज़दार डिलीवर नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद, और आप रिजल्ट्स भी देख लें, डस्का के देख लें, वज़ीराबाद के देख लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं हटा रहे। तो प्राइम मिनिस्टर को शायद ये भी एक उनका ख्याल है कि अगर उस्मान बुज़दार की सल्तनत गिरी तो फिर वफाक की सल्तनत भी गिर जाएगी। तो एक रीज़न ये भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाने की कोशिश की गई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके ऊपर मज़ामत करेंगे।
अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट तो शुरू दिन से ही तनकीद की जद में रही है परफॉर्मेंस की वजह से। सब कहते रहे कि बैड गवर्नेंस है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इस बात पर बज़िद रहे कि वो वसीम अकरम प्लस हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे और इन्हीं से आप पंजाब को बदलता हुआ देखेंगे, जो खैर नज़र नहीं आया। बिलावल भुट्टो का प्लान क्या हो सकता है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से इब्राहिम राजा कहना चाह रहे थे कि अगर एन से उस्मान गया तो फिर एन से इमरान भी जा सकता है। देखिए इमरान खान जो क्रिकेट भी खेलते थे तो एक खिलाड़ी, यही है नसीम, जी यही फार्मूला है। अच्छा मैं ये कहता कि जब क्रिकेट भी खेलते थे इमरान खान, तो उस वक्त मुझे याद है एक बैट्समैन मंसूर अख्तर होता था। इमरान खान बहुत बज़िद होते थे उसको टीम में शामिल होने के लिए, लेकिन उसने कुछ करके नहीं दिखाया। वो खुद भी बदनाम हुआ, उसने इमरान खान को भी बदनाम किया और आखिर में उसको क्रिकेट से निकालना पड़ा। अच्छा दूसरी तरफ देखें कि ये जो पॉलिटिकल चेस गेम हो रही है, लोग कहते हैं ना कि जरदारी साहब ने पत्ते खेले, मैं तो कहता हूँ ये चेस की गेम है पॉलिटिक्स। उसमें जरदारी साहब ने इतना ज़बरदस्त चेकमेट किया है गवर्नमेंट को और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे ना होने का फ़ायदा उठाया है और उन्होंने पीडीएम की तहरीक को घर बैठ के लीड किया है। और आप देखें कि मरकज़ में बैठ के, घर में पहुँच के उन्होंने चेकमेट किया और यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया। जैसे अभी ब्रेक में मैं और इब्राहिम राजा बात कर रहे थे कि ये दाग धुलने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा जो डैमेज है वो पीटीआई और उनकी इत्तेहादी हुकूमत को दिया गया इस्लामाबाद में। दूसरी तरफ ये कि बिलावल साहब पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं, वो इनकी एक ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब से तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी वाइप ऑफ हो चुकी है, वहाँ उनका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ देखने में चंद लोग मौजूद हैं। और अगर आप परवेज़ इलाही की बात करते हैं तो लोगों को याद होगा जो मेरे से भी सीनियर हैं कि जब मोटरवे नहीं होती थी और जीटी रोड होती थी तो जो लोग भी कौमी असम्बली का इजलास अटेंड करने के लिए लाहौर की तरफ से बाई रोड जाते थे या वापस आते थे, वापसी पे वो गुजरात ज़रूर रुका करते थे, क्योंकि चौधरियों की मेहमान नवाजी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो सियासी घराने हैं, उनको सियासत करनी आती है, वो नरम लहजे के लोग हैं। आप देखें कि मुशर्रफ दौर में भी जब परवेज़ इलाही ने वहाँ पे हुकूमत की, यानी कि मुस्लिम लीग काफ आ गई, काफ नून में से निकली थी, नून जुनेजो से निकली थी, जुनेजो वाली कासिम में से निकली थी, तो मुस्लिम लीग यहाँ किसी की वरासत नहीं है, ये सियासत की समझ बूझ है। कोई भी मुस्लिम लीग को लेके आगे चल सकता है। जब नवाज शरीफ साहब नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, तो वो नून ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई और लफ्ज़ मुस्लिम लीग के साथ लग जाएगा। तो ये तो हरूफ तरजीह वाली तंजीम है। तो दूसरी बात ये कि अपना जब परवेज़ इलाही साहब को अगर पीटीआई वज़ीर आला बनाती है तो ये बहुत अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार की वजह से जितनी हजीमत उठानी पड़ रही है पीटीआई की गवर्नमेंट को मरकज़ में और पंजाब में, तो उनको फौरी तौर पर इसके ऊपर सोचना चाहिए और इस बात को देखना फौरी तौर पर इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन हम अपने सेगमेंट को क्लोज करेंगे, जाने बढ़ेंगे, वापस आकर कुछ दीगर अहम मामलात पर बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर, जिस पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आया। दोनों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये जानते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। नासिर बिगचुगताई साहब, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं थी। इल्ज़ामात थे ये, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि खुफिया राय शुमारी होगी, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन और दूसरे लोग, रज़ा रब्बानी, अटॉर्नी जनरल, ये सब बतौर गवाह पेश हुए थे, बतौर विटनेस गए थे, बतौर एक्सपर्ट गए थे। इलेक्शन कमीशन से कहा उन्होंने, ये 226 है, वो आइन में लिखी है, उसको तब्दील कर दें, उसके बाद जो चाहें कर लें आप। तो मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई क़तई ज़िम्मेदार नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उसका मैं एहतराम करना चाहिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अमीर अब्बास साहब, अच्छा अमीर अब्बास साहब सुन नहीं पा रहे। नसीम साहब, देखिए इलेक्शन कमीशन की टोटल जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल अपना कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी और उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार किया कि यही इसको हेड करेंगे। जब पीडीएम इनके खिलाफ तकरीरें कर रही थी और इलेक्शन कमीशन के सामने जाके उन्होंने धरना दिया, तब तो कोई इलामिया जारी नहीं किया। जब गवर्नमेंट ने अगर कोई शिकायत की है, उनका अजाला करने की बजाय आप इलामिया जारी कर रहे हैं, इनको इलामिया जारी नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको शफाफ इलेक्शन कराना चाहिए था और जो भी हुकूमत की रिजर्वेशन थी उनको दूर करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर को बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? अच्छा इब्राहिम साहब, कोई तरीका नहीं है। जब ऑपोजिशन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करें आप। जी,
ठीक है, NBC आपका पॉइंट ऐड हो गया नसीम साहब। जब अपोजिशन चेयरमैन नैब पे तनकीद करती है कि यकतरफा एहतसाब हो रहा है, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चेयरमैन नैब तो पिछली हुकूमत ने और पिछली अपोजिशन ने लगाया था, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, इनका नाम तो आया था हुकूमत की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर ने इन पर एतमाद का भी इजहार किया था, कहा था पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो गलत किया, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पर रिएक्ट किया और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं भरपूर तायद करता हूं प्राइम मिनिस्टर के इस मौक़िफ़ की कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन को साफ, शफाफ और फेयर करना। उसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, उसके पास आइडियल इख्तियारात मौजूद हैं और इसको क्लियर करवाना चाहिए। अमीर अब्बास साहब का बहुत माजरत चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।